एक बेहतरीन कलाकार, एक उम्दा फ़नकार, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और वो हैं सुधीर पांडे साहब, जो एक वाकई लेजेंड है एक तरह से टीवी इंडस्ट्री के। और उन्होंने आज तक बेहतरीन किरदार अदा किए हैं जो हम सब के दिलों पर आज भी छाए हुए हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार जी, तो सुधीर साहब को अब आप देखकर समझ गए होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो नाम से शायद सुधीर पांडे साहब को ना जानते हो, लेकिन काम से तो आप ज़रूर जानते होंगे। इतना वक्त आपने गुजार दिया सर इस इंडस्ट्री में, और वाकई आज भी आपके इतने पुराने, इतने सालों पहले के जो किरदार हैं वो आज भी लोगों को याद हैं। हमें याद है, मैं तो बहुत छोटा था तो हमारा पूरा परिवार बैठ करके अमानत सीरियल देखता था, बुनियाद देखा, और ऐसा जुड़ाव हो गया था, लगाव हो गया था आपके उस किरदार के साथ कि सब यही सोचते थे कि अगर पिता हो या बाप हो तो ऐसा हो। और आज तक आप माशाल्लाह बाप के किरदार करते आ रहे हैं। मैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या था, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको लगा या कब लगा, कहाँ से आपका ताल्लुक़ था, लगा ये कि आपके अंदर एक अभिनेता छुपा हुआ है और आप इस प्रोफेशन में महारत हासिल कर सकते हैं। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? देखिए, ऐसा मैं बिलोंग तो करता हूँ अल्मोड़ा, नैनीताल, कुमाऊँ क्षेत्र को। तब तो वो यूपी था, अब उत्तराखंड कहलाता है, एक अलग प्रांत बना। और मेरे फादर जो थे वो ख़ुद एक बहुत बड़े कलाकार थे। बेशक। और हालांकि उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त ब्रॉडकास्टिंग में निकाला। हालांकि वो खुद, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे। और ज़बान पे उनका इतना, मतलब ऐसी पकड़ थी, हिंदी में तो थी ही जी, और अंग्रेज़ी उर्दू में भी उनकी उतनी ही महारत हासिल थी उनको। तो अब वो उस ज़माने में एंटरटेनमेंट का माध्यम रेडियो ही था। जब हमारा बचपन जो गुजरा, तो रेडियो ड्रामा ही बड़े प्रचलित थे उस ज़माने में। और मेरे फादर चूँकि ब्रॉडकास्टिंग में थे, न्यूज़ रीडर देवकीनंदन पांडे, वो एक अपने आप में ऐसी शख्सियत रहे हैं। तो हम उनसे इंस्पायर होते थे, उनकी न्यूज़ सुनते थे रेडियो पे, उनसे सीखते थे कि भाई एक अच्छी ज़बान क्या होती है, उच्चारण शब्दों का क्या होता है, ये सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती थी। तो कहीं बैक ऑफ द माइंड में हम उनको सराहते भी थे और ऐसा लगता था कि यार ये, फिर उनके बारे में पता चलता था, क्योंकि हम तो छोटे थे तो वो हमसे शेयर नहीं करते थे, लेकिन उनके बारे में ये पता चलता था कि उन्होंने अपने कॉलेज डेज़ में, उन्होंने अपने टाइम में कितनी ग्रेट परफॉर्मेंसेस दी हैं ऑन स्टेज एंड ऑल दैट। और कहीं भीतर उनके मन में भी एक ये था कि एक अच्छा एक्टर बनूं, और ये सब रहा। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें क्या हुआ कि उन्हें जब ये ऑल इंडिया रेडियो, जब देश आज़ाद हुआ, तो ऑल इंडिया रेडियो जब आकाशवाणी बना, तो उस वक्त हिंदी भाषी लोग चुने जाने लगे ड्रामा में, ब्रॉडकास्टिंग में। तो न्यूज़ रीडर का जब वो ये समाचार वाचक की जब पोस्ट निकली, तो फादर हमारे बताते हैं कि पता नहीं हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया था। अच्छा। और जिसमें वो सेलेक्ट हुए। अरे वाह। तो वो हमेशा ये था कि वो कहते थे कि भाई शौक़ अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी चीज़ में कूदना है, कुछ करना है, तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं करूँगा तो मैं इसको ठीक से निभा पाऊँगा। तो रेडियो के कलाकार जो थे, ड्रामा से जुड़े हुए, सबका घर में आना जाना लगा रहता था। और हम रेडियो सुनते थे, ड्रामे सुनते थे, तो सोचते थे कि यार, तो कहीं ना कहीं अंदर मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि नहीं यार, मेरे अंदर भी कुछ एक है ऐसा जो मैं सुनता हूँ, जो मुझे उत्तेजित करता है। कहीं मैं अट्रैक्ट होता हूँ, खिंचाव होता है एक अच्छी परफॉर्मेंस को जब मैं सुनता हूँ, क्योंकि वो रेडियो का ज़माना था, तो सुन के ही हम उन परफॉर्मेंस से प्रभावित होते थे जो रेडियो पे आती थी। और बाकी था सिनेमा, तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए या तो सिनेमा जाओ या अपना वहाँ जाओ। और थिएटर जो था नाम के लिए था, क्योंकि उसमें जीविका नहीं थी, लोग शौकिया थिएटर करते थे जी। तो जब कहीं नज़दीक नाटक होते तो हम नाटक देखने चले जाते थे। लेकिन घर में ये रेडियो ड्रामों का प्रभाव पड़ने लगा, और कहीं ना कहीं फिर ये रियलाइजेशन होने लगा कि नहीं यार, ये मेरे अंदर भी है, मैं चाहूँ तो उसको निकाल सकता हूँ। लेकिन एक झिझक थी, एक्सपोजर नहीं था। मैंने कहा कैसे करेंगे, कहीं कहीं तो खुलना पड़ेगा।
तो जब मैंने धीरे धीरे रेडियो ड्रामाओं से प्रभावित होकर अंकल के साथ रेडियो प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया, पहली बार माइक्रोफोन को देखा लटके, पुराने टाइम के माइक्रोफोन होते थे, सब लोग बैठे होते थे और महफिल सी लगी रहती थी, तो वहाँ जाते थे तो जब बोलना हो रहा, और उस ज़माने में ऐसे रिकॉर्डेड नहीं था, लाइव होता था, लाइव जाता सीधा एयर पे जाता। धीरे धीरे कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों से प्रभावित होकर मैं सीधा रेडियो प्लेस करने लगा। सडनली जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं रेडियो नाटक कर रहा हूँ, और मैं मेरे काम की सराहना होती थी। जो उस वक्त रेडियो के टीवी ड्रामा प्रोड्यूसर्स होते थे रेडियो के, और वो सब बड़े क्वालिफाइड लोग होते थे उस ज़माने में हमारे, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि शुरू के दिनों में प्रोत्साहन मिला, जिन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। और वो ख़ुद बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, और वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के शुरू के बैच के थे। उनका नाम था कुमुद नागर। वो अमृतलाल नागर जी जो लेखक रहे हैं उनके बेटे थे। उन्होंने बहुत एनकरेज किया। तो जब भी मैं अच्छी परफॉर्मेंस देता था तो कहते थे यार बहुत बढ़िया तुमने किया, वहाँ ऐसा कर लेना चाहिए था, वहाँ ऐसा कर लेना चाहिए था। और फिर जहाँ पे उच्चारण ख़राब है कि भाई इसको सुधार, यहाँ पे ये कर, यहाँ ये है गड़बड़ी, यहाँ ये वो टोकते रहते थे, समझाते रहते थे। तो ये चलता रहा। फिर रेडियो के बाद में धीरे धीरे मुझे थिएटर में इंटरेस्ट होने लगा, जो मैंने आपको बताया। कुमुद नागर जी जो थे वो बेसिकली तो NSG के थे, नेशनल स्कूल ड्रामा के थे, थिएटर के थे। तो कहने लगा यार हम तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास होकर आ गए हैं, लेकिन थिएटर में कोई जीविका तो है नहीं, तो क्या करें। तो अब ये जॉब मिला रेडियो का, ये ले लिया। तो इसीलिए क्या है कि अंदर कहीं मन करता है कि भाई स्टेज प्ले करें, थिएटर करें। तो ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे कुछ उनके पसंदीदा कलाकार जुड़ गए साथ में, कुछ 8-10 लोग इकट्ठे हो गए और एक थिएटर ग्रुप बना लिया। तो फिर अब स्टेज प्लेस करने लगे, फिर ड्रामा। तब तक मैं फिर धीरे धीरे कॉलेज में आ गया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली, और तब तक ये मन बन चुका था कि अभिनय को ही मुझे व्यवसाय बनाना है। अच्छा। हाँ, ये तब तक डिसाइड हो गया था। मेरे फादर मुझे एनकरेज नहीं करते थे कि भाई इसको मैं व्यवसाय बनाऊं। वो कहते थे अच्छा है, तेरी तारीफ़ होती है, अच्छा काम कर रहा है, मुझे भी सुनने को अच्छा मिलता है। अक्सर रेडियो में मेरे सब जूनियर ही हैं मेरे, सब वो कहते हैं जी पांडे जी कल आपके लड़के ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वो रेडियो में। वो उनने बोला हाँ ठीक है उसको ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, ये करो। वो फादर ऐसा कहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं इसको प्रोफेशन बनाऊँ। उसका कारण ये था कि एक तो मैं इकलौता लड़का, मेरी एक बहन है, छोटी बहन, तो हम 2 हैं। और वो ये कहते थे कि यार ये हमारे देश में आर्ट वार्ट की कोई कदर नहीं है। अच्छा। उनका ये था कि यार हमारे देश में कुछ नहीं है। अभी कुछ साल पहले एक बात है, एक BBC का जो हिंदी यूनिट है वो मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी पे कुछ एक प्रोग्राम बनाना चाहता था। तो मैंने कहा कि क्या करें, तो वहाँ से जो BBC के इंचार्ज थे उनका वो आया फ़ोन कि भाई हमें देवकीनंदन पांडे जी की न्यूज़ बुलेटिन्स रिकॉर्डेड अगर होंगी। तो हमने कहा भाई वो तो ज़माना तब तो रेडियो में आती थी चीज़ें, हम रिकॉर्ड तो कुछ कर नहीं पाते थे, रेडियो में ही सुनते थे। और वो तो वैसा होता था कि न्यूज़ लाइव एयर पे गई और ख़त्म हो गई, बस उसका कहीं वो रिकॉर्ड होता नहीं था। तो कहने लगे अरे ऐसा कैसे, हम पता करते हैं। फिर उन्होंने आर्काइव में पता किया, इधर उधर कहीं उनका न्यूज़ बुलेटिन नहीं मिला जो पढ़ा हुआ उनका, जिस पे उनकी महारत हासिल थी, जो मेन चीज़ थी उनकी न्यूज़ एज ए न्यूज़ समाचार वाचक, हिंदी समाचार वाचक की तरह जो उनके समाचार थे उनका कहीं रिकॉर्ड नहीं। और तब मुझे याद आती थी मेरे फादर की बातें कि देख यार इस देश में कोई टैलेंट की कदर नहीं है, अपना काम करो, बस वो रहो, ये अपने मेरिट पे ही कोई कुछ कर जाए तो कर जाए। फिर हायर सेकेंडरी, जब मैंने दिल्ली में हायर सेकेंडरी हुआ करती थी 12वीं, तो 12वीं जब मैंने पास की तो तब मैंने नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा की इन्फॉर्मेशन ले चुका था। तब तक पूना का फिल्म इंस्टीट्यूट शुरू हो चुका था, शुरू भी हो गया था और वो रिकग्नाइज भी हो गया था, क्योंकि जो बड़े हमारे सीनियर कलाकार थे, जया बच्चन जी हो गई, असरानी हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, शबाना हो गई, डैनी हो गए, ये पेंटर साहब हो गए, ये लोग थोड़ी अपनी जगह बना चुके थे। तो हमें सडनली लगा, जब हम दिल्ली में थे, थिएटर करते, ड्रामा करते थे, हम कहते थे यार ये एक्टर आए हैं, नया लॉट आया है एक्टर्स का, ये तो फिल्म इंस्टीट्यूट से आया हुआ है। और तब तक NSG के लोग तो थिएटर में ही करते थे, वो ज़्यादा तक सिनेमा में आए नहीं थे ऐसे। हमने कहा यार ये अगर इंस्टीट्यूट
फिल्म इंस्टीट्यूट इतना रिकग्नाइज्ड हो गया है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही एक ऑप्शन, क्यों ना वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई किया जाए, तो थोड़ी सी एक सिनेमा की जानकारी भी आ जाएगी। क्योंकि तब तक ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी थी कि अगर मुझे एक्टिंग को प्रोफेशन बनाना है तो सिनेमा के अलावा कोई चारा ही नहीं, क्योंकि टेलीविज़न था नहीं जी, कुछ भी नहीं था, फिल्में थी बस, फिल्में ही थी, और उसी में आप अपना एक्टिंग कैरियर बना सकें तो बना सकें। फिर धीरे धीरे वो ब्लैक एंड वाइट का 72-73 में टेलीविज़न शुरू हुआ, तो उसमें ड्रामे होते थे, तो उन ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया, ऑडिशन दिया, वहाँ सेलेक्ट हो गए। तो दिल्ली में दूरदर्शन के ड्रामे किए, तो शाम को 3-4 घंटे ही आता था टीवी, प्रोटोटाइप था, और दिल्ली के करीब 25 किलोमीटर के दायरे में वो आता था, शाहदरा, वादरा, गाजियाबाद, ये इलाके कवर होते थे। तो वहाँ भी हम ऑडिशन में, तो एक नया एक्सपीरियंस हो गया कि यार ये तो टेलीविज़न मीडिया आया हुआ है। तो बड़े बड़े कैमरा होते थे, रिकॉर्डिंग का कोई वो नहीं था, 5-10 दिन 8-10 दिन की रिहर्सल होती थी, और बड़े बड़े कैमराज के सामने सारा रिहर्सल करके एयर पे जाता था लाइव प्रोग्राम, कि मतलब जैसे थिएटर का है, गलती हो गई तो गए काम से। तो वो भी एक बड़ा नया तजुर्बा रहा, उनके हमने ऑडिशन दिए। तो ऐसे करते 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 एक, जिसे कहना चाहिए, नींव जो है वो बढ़ती गई, उसमें पत्थर पड़ते गए, एक बार ऊपर एक, ईंट पे ईंट लगते लगते वहाँ तक आए। फिर ये हुआ कि भाई करें क्या, कैसे जाएं, बम्बई कैसे जाएं, भाग के तो जा नहीं सकते, या वैसे ही बम्बई आके भाई प्रोड्यूसरों के दफ्तरों के चक्कर लगाएं, वो भी नहीं हो सकता जी। और मेरा एक बहुत बड़ा मानना तब भी था कि आप प्रोड्यूसर के यहाँ जाके अपनी तस्वीरें दिखाएं और उससे कहें कि मैं एक्टर हूँ और मैं ये फलाना फलाना हूँ, तो तस्वीर देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप एक्टर हैं जी। आप तस्वीर देखकर आप इतना कह सकते हैं हाँ साहब फोटोजेनिक हैं, अच्छे दिखते हैं, पर्सनैलिटी आपकी में अपील है, लेकिन आप तस्वीर देख के ये नहीं कह सकते कि आप अभिनेता हैं, एक्टर हैं, और किस उसके हैं, मयार के, किस मयार के हैं। तो इन सब चीज़ों में बड़ा आनंद आने लगा, और एक जो है कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो गया 74 में। 74 से 76 मैंने 2 साल फिल्म इंस्टीट्यूट में बिताए। जो कुछ भी आप सीख कर किसी भी इंस्टीट्यूशन से आते हैं, वो यहाँ प्रैक्टिकल जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल उल्टी है। तो आपको कई बार झटका भी लगता है यार कि जो चीज़ मैं सीख कर आया हूँ वो तो यहाँ अप्लाई नहीं होती। यहाँ तो सब हिट एंड ट्रायल मेथड है, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाए, ऐसा कर लो तो ऐसा, कोई गाइडलाइन ही नहीं है। आज भी अगर कोई मुझसे, मैं अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से पास आउट होने वाले दिनों पे जाऊं, और मैं वहाँ से पास आउट होकर जब बम्बई आया था और कुछ नहीं, मैं जानता नहीं था कि किस दिशा में जाऊं, आज भी अगर मुझसे कोई कहे ऐसी सिचुएशन में, आज भी मुझे कोई डाल दे, तो आज भी मैं कह नहीं सकता कि किस दिशा में आप जाएं, पता ही नहीं था जी। क्योंकि आप आते हो, आपको इंडस्ट्री नहीं पता, आप इंडस्ट्री से किसी से आपका वास्ता नहीं है, किसी से संबंध नहीं है, आप जानते नहीं किसी को, कहाँ से शुरू करें और क्या कह के शुरू करें। आप चलिए 10-12 प्रोड्यूसरों के एड्रेस ढूंढ लेंगे, उसका एड्रेस वहाँ है फेमस ताड़देव में, उसका वहाँ है, उसका वहाँ है, उसका वहाँ है, आपने लिस्ट बना ली साहब ये बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के एड्रेस ये हैं। लेकिन चाहे जाएँ तो कहें क्या कि साहब हम हैं, हम FTI से आए हैं पास आउट होकर, हम एक्टर हैं, कुछ हमें ट्राई कीजिए। अब कई जगह तो ऐसा होता था कि मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने होते देखा है, प्रोड्यूसर के ऑफिस में आप तस्वीर देने गए, उन्होंने पसंद, हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अभी तो कुछ है नहीं, बाद में होगा तो बताएंगे करके तस्वीर रख दी। अचानक मेरी नज़र पड़ी वहाँ एक डस्टबिन में, जहाँ फाड़ी हुई तस्वीरें कई लोगों की पड़ी हुई थी। तो मैंने अपनी तस्वीर उठाई। ऐसे ही वैसे भी मैं, जो स्ट्रगल शब्द है हमारे बॉम्बे इंडस्ट्री में, कि स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साहब, स्ट्रगल चल रहा है। एक तो इस शब्द से मुझे हमेशा बड़ी चिढ़ रही, हाँ, कि स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल एक अधूरा शब्द है। मैं ज़िंदगी के हर चीज़ को, चाहे कैरियर हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ को मैं खोज मानता हूँ, और स्ट्रगल उस खोज का हिस्सा होती है। तो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होती। तो हुआ क्या, इंट्यूशन कह लीजिए, या एक माइंड में ऐसा आया कि देखिए बाकी चीज़ें बाद में होंगी, सबसे पहले तो मुझे 2 वक्त की रोटी रोज़ी का ही तो इंतज़ाम करना है।
क्योंकि जहाँ रह रहे हैं उसका किराया देना है, एक कमरे जहाँ रहता था मैं उसका रेंट था, और दोनों टाइम का खाना वाना, कम्यूट करने के लिए पैसे, इन चीज़ों की ज़रूरत थी, वो कहाँ से लेंगे। और कहीं मन में ये सोच लिया था कि भाई घर से ज़्यादा पैसा वैसा की ज़्यादा हेल्प नहीं लेंगे जहाँ तक होगा। तो मेरे दिमाग में क्या चीज़ काम आई, सडनली मुझे ये लगा कि यार मैं रेडियो का अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ, मैं टेलीविज़न का अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ, मैं फिल्म्स डिवीज़न का अप्रूव्ड कमेंट्रेटर हूँ। ये सब चीज़ें मैं अपने कॉलेज डेज से करता आया हूँ, बचपन से करता आया हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं अपने अप्रूवल, ये तो दिल्ली रेडियो में है, दिल्ली टेलीविज़न में है, दिल्ली के फिल्म्स डिवीज़न में है, क्यों ना इन अप्रूवल्स को मैं बॉम्बे मंगवा लूँ और मैं यहाँ ये फ्रीलांसिंग का काम थोड़ा शुरू करूँ जिससे रेगुलर इनकम आ जाए। और तब तक क्या हुआ था, रेडियो कमर्शियल हो गया, विविध भारती टोटली कमर्शियल था, रेडियो प्रोग्राम्स बनते थे, ये जिंगल्स बनते थे, एड्स बनते थे, सब रेडियो में टोटली कमर्शियल। वो नया नया हुआ था, कुछ ही साल हुए थे। तो यहाँ पर एक विनोद शर्मा जी थे जो जिसे कहना चाहिए कि बम्बई के उस वक्त के बहुत ही कामयाब रेडियो ब्रॉडकास्टर्स में से थे, कमर्शियल। जी। 3-4 लोगों के ही नाम थे उस वक्त, अमीन सयानी साहब, विनोद शर्मा जी, एक ब्रिजभूषण जी थे, ये 4-5 लोग थे। तो जिसमें विनोद जी से मेरा अच्छा संबंध था, पारिवारिक संबंधी कह लीजिए, मेरे फादर के बहुत घनिष्ठ मित्रों में से थे। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा मैं ऐसा सोच रहा हूं कि इस तरह से मैं ज़रा सा वॉइसिंग वगैरह का काम शुरू करूं ताकि मेरा खर्चा वर्चा निकलता रहे। तो वो भी बड़े स्ट्रिक्ट थे, कहने लगे भाई देख तू मेरे दोस्त का बेटा है, वो सब अपनी जगह, वो ठीक है, लेकिन काम क्या कितना जानता है वो तो मैं तुझे सुनने के बाद ही कह पाऊँगा। तो रेडियो जेम्स है यहाँ पर वर्ली में था, बड़ा पॉपुलर था वो, वहाँ रेडियो के खूब प्रोग्राम्स होते हैं। उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया, कहने लगे यार चल, उस दिन 3-4 तरह की स्क्रिप्ट्स, वो रेडियो ड्रामा चल रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था। एक प्रोग्राम आता था पत्थर बोल उठे, वो बैंक ऑफ बड़ौदा उसको स्पॉन्सर करता था, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था। तो उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, कहने लगे यार तू आ जा और जो मैं सुनूंगा। उन्होंने मुझे 3-4 तरह के कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट दे दी, और जब वहाँ उनकी रिकॉर्डिंग में लंच ब्रेक हुआ तो उन्होंने मेरी सारे रिकॉर्डिंग की, और वहाँ जितने लोग थे वो बहुत प्रभावित हुए। तो कहने लगे ठीक है भाई, हो गया तू पास। हाँ, उसके बाद से उन्होंने मुझे प्रोग्राम्स देने शुरू किए, और इस तरह से क्या हुआ कि मेरा रेगुलर एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया। लेकिन अब जो सिनेमा जिसके लिए आए थे कैरियर बनना है, उसके लिए कोई चीज़ हो ही नहीं रही थी। मतलब कोई रोल मिलता था, एक कोई कहता था कि भैया 2 दिन का काम है, ऐसा रोल है, मन नहीं करता था, कहते नहीं करेंगे तो अच्छा करेंगे, ये करें। फिर क्या हुआ कि 78 में मेरा एक प्ले आया, ब्लैक एंड वाइट दोनों का प्ले था, उस प्ले का नाम था कलंक। बॉम्बे दूरदर्शन का नाटक था वो, और वीरेंद्र शर्मा जो यहाँ पर ड्रामा प्रोड्यूसर थे, उन्होंने वो डायरेक्ट किया था। तो 1-1.25 घंटे का प्ले था, उसमें 2 ही पात्र थे, मेन कैरेक्टर मेरा था उसमें, और दूसरे एक और एक्टर थे, मैं छोटे भाई का उसमें कैरेक्टर का, दोनों भाइयों का कॉन्फ्लिक्ट था। वो नाटक कहीं मेरा एक उस ज़माने के बड़े मशहूर और डायरेक्टर थे, दुलाल गुहा, बड़े फेमस डायरेक्टर थे जिन्होंने बड़ी बड़ी नामी फिल्में बनाई थी, दुश्मन, प्रतिज्ञा, और बहुत सी फिल्में उनकी थी। तो उन्होंने वो नाटक देखा, उन दिनों वो एक फ़िल्म प्लान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार ये लड़का कौन है, तो कास्टिंग, उसमें वो कैरेक्टर की कास्टिंग रह गई थी। तो उन्होंने कहीं से पता लगाया, आदमी को भेजा दूरदर्शन, बोलो कि वो नाटक आया था, उस नाटक में वो जो लड़का था वो कौन था। तो वहाँ से वो मेरा एड्रेस, फ़ोन नंबर लेकर आए। फिर उनके यहाँ से मुझे फ़ोन आया, मैं मिलने गया उनको, उन्होंने कहा कि भाई हम परफॉर्मेंस देखिए, बहुत बढ़िया काम किया, हम तो एक फ़िल्म बना रहे हैं, उसमें एक मेजर कैरेक्टर है जो हम चाहते हैं आप करो। अब अभी क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, मैं तो अच्छी फिल्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे हम। तो फिर इस तरह से मुझे वो फिल्म मिली, पहली फिल्म धुआं। उसी दौरान मेरा एक नाटक था स्टेज पे पृथ्वी में, उसका नाम था बकरी, बड़ा पॉपुलर हुआ था यहाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का था, इप्टा का प्रोडक्शन था, और MS सत्यू साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। वो ड्रामा बड़ा प्रचलित हुआ यहाँ पर। तो उस ज़माने में सलीम जावेद साहब बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े राइटर। तो उन्होंने, जावेद साहब ने वो नाटक देखा दोनों ने, तो फिर जावेद साहब ने मुझे काम की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने मुझे रमेश सिप्पी साहब से मिलवाया,
तो रमेश सिप्पी साहब से मैं मिला और रमेश सिप्पी साहब ने उस वक्त वो बना, कहने लगा इस वक्त हमारे पास कोई बहुत बड़ी फिल्म तो बननी है, ये धूम मतलब कास्टिंग वाला कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर तो है नहीं, लेकिन शान फिल्म बन रही है जी। उसमें एक कैरेक्टर है, उसमें कुलभूषण खरबंदा को मेन विलन दिया गया था और हम लोग उसके साइड में थे। अंदर से ऐसा लग रहा था यार कोई ख़ास कैरेक्टर तो है नहीं यार, लेकिन फिर ये हुआ कि हमने जावेद साहब से कहा रोल में कोई ऐसा, कहने लगे नहीं करो भैया, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इसी तरह यहाँ होता है इंडस्ट्री में, ताल्लुकात बनते रहते हैं और काम से काम ही निकलता रहता है, तो कोई हर्ज नहीं है करने में, कर लीजिए। हमने कहा चलो ठीक है। तो धुआं और ये 2 फिल्में मेरी उस वक्त शुरू हुई। शान चलती रही, चलते रहा, वो फिल्म कंप्लीट हो गई, रिलीज़ हुई। धुआं भी कोई ख़ास चली नहीं, उसमें मिथुन चक्रवर्ती हीरो थे, हालांकि वो उनका बहुत नाम हो चुका था तब। तो ये हो गया कि एक ओपनिंग जिसे कहते हैं फिल्म वर्ल्ड में शुरू हो गई, लोग जानने लगे, पहचानने लगे। फिर दुलाल गुहार जी की ही कुछ इनकम्प्लीट फिल्में थीं, उन्होंने उसमें भी मुझे वो कहा कि ये रोल तू कर ले भाई, तुम अच्छा किया। मैं कहा चलो ठीक है। ऐसे करते करते मैं फिल्मों से जुड़ने लगा, फिर एक फिल्म, दूसरी फिल्म, तो ये ऐसे मेरा फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। फिल्मों में आप आए और थिएटर का बैकग्राउंड लेके, रेडियो का बैकग्राउंड आपके पास था, तो कितना अलग लगा आपको फिल्मी माहौल? क्योंकि थिएटर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, टेलीविज़न ड्रामा बिल्कुल डिफरेंट है, रेडियो बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक तरह से मंझ तो चुके थे आप, लेकिन फिल्मों में आने के बाद जब आपको कैरेक्टर रोल्स मिलने लगे, तो क्या आप शुरुआत में बस ये सोच थी कि जो मिल रहा है वही कर लूँ, एक नाम बना लूँ, जैसे ओपनिंग आपको मिल चुकी है, या रुकूं या सब्र करूं, तलाश करूं कुछ ऐसे कैरेक्टर की जो वाकई मुझे एक पहचान दिला दें? क्या ये सोच थी, या आप ये सोच रहे थे कि नहीं पहले अब जो मौके मिलते रहे वो करता रहा? नहीं, मैं ये था कि जिस रोल में भी मुझे ऐसा लगता था कि यार इसमें इतना है करने को कि रजिस्टर हो जाएगा जी, वो कर लेना चाहिए, चाहे वो छोटा ही हो। तो ऐसे बहुत से रोल मैंने किए जो छोटे थे लेकिन वो रजिस्टर हुए। अनगिनत फिल्में हैं जिसमें छोटे बड़े सब तरह के, 1-2 हॉरर फिल्में भी की जो मतलब कि राम से टाइप की जी, वो भी की मैंने। तो लेकिन क्या हुआ, इतना ज़रूर हो गया था, मैं फिल्में करने लगा था, थोड़ी पहचान बनने लगी थी। मैंने तो वीर शांताराम जी के साथ तक काम किया, बहुत बड़ी मेजर फिल्म थी, लेकिन दुर्भाग्य ये कि वो वहाँ उस फिल्म में जो सेकंड हीरोइन थी उनका एक्सीडेंट हो गया, वो अपाहिज हो गई, उनका पूरा स्पाइन टूट गया। उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी भी थी उसमें, तो वो बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म में ये दुर्घटना हो गई। तो इन जैसे तैसे वो बनी, लेकिन क्या मैं उसमें फिल्म में मेन विलन था जी। और लेकिन वो बट ये है कि शांताराम जी के साथ मैंने काम किया, बहुत बड़ी बात है और वो मुझे बहुत सीखने को मिला उस दौरान। मैंने कहा कि ये लोग जो हैं ग्रेट, ऐसे ही इतने बड़े बड़े फिल्म मेकर नहीं बने हैं। तो इस तरह का भी रहा। फिर बाद में मैंने मुकुल आनंद के साथ अग्निपथ किया, फिर मैंने मुकुल आनंद के साथ एक और फिल्म की थी, खून का कर्ज किया था। फिर मैंने इस्माइल श्रॉफ की एक आहिस्ता आहिस्ता फिल्म की थी, देवदासियों पे थी जी, उसमें भी मेरा कैरेक्टर छोटा था लेकिन अच्छा था। तो काफ़ी ऐसी फिल्में हैं जिनमें, लेकिन क्या हो रहा था ना, जैसे वक्त निकल रहा, मैं कर तो रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ कहीं एक मायूसी सी छाने लगी थी। पॉजिटिव एटीट्यूड होने के बावजूद भी, ये विश्वास रखते हुए भी कि संघर्ष मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, या संघर्ष शब्द मेरे लिए एक अधूरा शब्द है, एक मायूसी छाने लगी थी। क्योंकि जो करना चाह रहे थे, जिस तरह का इम्पैक्ट चाहता था मैं सिनेमा में, जिस तरह के रोल्स चाह रहा था मैं, वो नहीं मिल रहे थे। मतलब आ रहे थे, चले जा रहे थे। कुछ जगह तो ऐसा हुआ, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे, सब फाइनल हो गया, लास्ट मिनट पे किसी थोड़े नामी आदमी को ले लिया गया जी। 1-2 फिल्मों में वो भी हुआ मेरे साथ, जो यहाँ लोग कहते हैं, अब मैं तो किसी ना फिल्म का नाम लूँगा ना कुछ सीनियर एक्टर्स का नाम लूँगा, जिन्होंने जब सीन हुआ और उनको लगा कि नहीं यार ये तो थोड़ा सा हावी हो रहा है, तो सीन मेरे कटवा भी दिए। अच्छा, हाँ, ये ऐसा हमेशा होता है? हाँ, होता था, हम सुनते थे, लेकिन हमारे साथ तो हुआ है, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ हाँ, मैंने भी इस चीज़ को झेला है। तो ये सारी तमाम चीज़ें होती थी, उसमें निराशा आती थी, ये लगता था कि यार देखो यार, दूसरी तरफ ऐसा लगता था कि इसका मतलब है यार हमारे काम से ये लोग इतना घबराते हैं जी, वो
कॉन्फिडेंस भी देता था, लेकिन निराशा भी देता था। तो ये जो लम्हे होते हैं जब आप निराश भी होते हैं, लेकिन आपको कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार ये निराश तो मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि कहीं मेरी प्रतिभा से इनके अंदर भय भी पैदा होता है जी, या ये इनसिक्योर है मैं नहीं हूँ। एक तो क्या है, इस इंडस्ट्री में अगर आप एक्टर थोड़े से मीडियोकर भी हैं, अगर अच्छे सेल्समैन नहीं हैं, आप अपने को प्रोडक्ट समझ के बेचना नहीं जानते हैं, वो कमज़ोरी है जो मुझ में है। मैंने अपने आप को कभी प्रोडक्ट समझ के इस सिनेमा की मार्केट में, इन प्रोड्यूसर्स की मार्केट में या सिनेमा की मंडी में मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया, ना मैं कर सकता हूँ। काम मांगने के लिए प्रोड्यूसर से बात जाना, थोड़ी सी चापलूसी करना, थोड़ा सा उन लोगों के दरबार में बैठे रहना, जी बस ख्याल रखिए थोड़ा सा भी है भैया कुछ कर्म मैं वो नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर सकता। अब उसको खुददारी कह लीजिए, संकोच कह लीजिए, या मेरी परवरिश कह लीजिए कि मैंने कभी उस तरह का किया नहीं जी। मैंने हमेशा इस चीज़ पे विश्वास रखा है कि मैं अपनी प्रतिभा जानता हूँ, मैंने अपनी प्रतिभा लोगों को दिखाई है, देखने वाले ने देखी है, जज करने वाले ने जज भी की है, जिसने देना था उसने काम दिया भी है, जिसने नहीं देना था नहीं दिया है। लेकिन उसके बावजूद मैं आगे बढ़ के उस चीज़ को वो नहीं कर पाया कि नहीं साहब ये देखिए। तो वो मेरी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि मैं अच्छा सेल्समैन नहीं हूँ, मैं अपने आप की मार्केटिंग नहीं कर सकता। कई आर्ट फिल्मों में भी आपने काम किया और आसान नहीं है आर्ट फिल्मों में काम करना। एक जिसको हम मेथड एक्टर कहते हैं वही आर्ट फिल्मों में काम कर पाता है। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया और कमर्शियल फिल्मों में आपने काम किया। कितना मुश्किल लगता है जब आप बड़े कलाकारों के साथ काम करते हैं? मतलब थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, लेकिन क्योंकि आप काफ़ी वक्त से करते आ रहे थे, फिर भी लगता है जैसे मिसाल के तौर पे नसीर साहब आपके सामने खड़े हैं या किसी सीन आपको उनके साथ करना है या कोई दूसरा बड़ा एक्टर है, तो क्या कभी कोई ऐसा किस्सा आपको याद है कि आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे या नहीं कि मुझे पहली बार मौका मिला है इसके सामने तो मैं तो अपना पूरी परफॉर्मेंस दूंगा? नहीं, हिचकिचाहट वाली बात तो कभी नहीं आई जी। जहाँ तक काम का सवाल है, मैं कभी कितना भी बड़ा एक्टर मेरे सामने रहा हो, मैं कभी हिचकिचाया नहीं। लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल मैं वहाँ हुआ हूँ जहाँ जब आप एक फिल्म किसी बड़े स्टार के साथ कर रहे होते हो। नसीर जो हैं एक्टर हैं, हमें मालूम है कि उस तरह के स्टार नहीं हैं जो दूसरे हैं। नसीर एक अच्छे एक्टर हैं, उनके साथ काम करने का मतलब है कि मैं एक अच्छा एक्टर एक अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहा है। जी। वो गिव एंड टेक का ऑरा, मतलब गिव एंड टेक वहाँ बनेगा, लेकिन जो स्टार होता है उसके आसपास एक ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है। यानी आप किसी बड़े स्टार के साथ अगर सेट पे हैं, क्योंकि मैं जितनी भी बातें आपसे कह रहा हूँ मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा, ना मैं लेना चाहता जी। जब आप एक बड़े स्टार का ऑरा क्रिएट कर देते हैं तो क्या होता है, जब बड़ा स्टार सेट पे आता है या बड़ा स्टार वो आता है तो उसके इर्द गिर्द जो ऑरा बना होता है, क्या रे आ गया बस सीन दिखाइए, ये रोल कौन कर रहा है? सब ये सुधीर हैं, ये कर रहे हैं, हाँ उनको देखा है, अच्छे आर्टिस्ट हैं। अब उनका एटीट्यूड जी। सो बड़े स्टार का ऑरा, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, ये मुझे अनकंफर्टेबल कर देता है। हिचकिचाहट नहीं होती, काम मैं अपना कर जाता हूँ, लेकिन मुझे वो बनावटीपन से थोड़ी तकलीफ होती है। मैं उसमें अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ थोड़ा सा कि यार ये कहाँ का मतलब वो रखा हुआ है जी। एक वो बड़ा स्टार है, आप एक स्टार है तो स्टार का एक डिसिप्लिन होता है ना, उसके आसपास 8-10 चमचे घूम रहे हैं, वो अपना दरबार लगा के बैठा हुआ है। उस स्टार के बिहेवियर की प्रेजेंस में, उस बिहेवियर में एक माहौल ऐसा बन रहा है कि भाई जो कुछ होना है उसके हिसाब से ही होना है। वो आधा सीन छोड़ के जा भी सकता है, पूरा भी कर सकता है, उसे सीन पसंद नहीं आया तो रुक भी सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर अनकंफर्टेबल कर देती है, जो हमेशा नहीं होता। लेकिन जो जैसा आपने मुझसे पूछा कि
कभी ऐसा हुआ है, ऐसे माहौल से मुझे हुआ है, कई बार हुआ है, जब बड़ा एक्टर सेट पर आकर एक अपना ऑरा क्रिएट करता है और बाकी जो उसके साथ काम करने वाले हैं वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो सामने एक्टर है, चाहे वो छोटा एक्टर है चाहे बड़ा एक्टर है, चाहे वो उसको थोड़ा सा अनईजीनेस हो जाने लगती है। वो इंटेंशनल नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों का रहने का स्टाइल वैसा हो गया है। थोड़े से वो स्टेटस कह लीजिए, मैं तो उन लोगों में से हूं जो स्टेटस पे बिलीव ही नहीं करता। एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे ही मेरे लिए स्टेटस सिंबल का कोई मायने नहीं। हम इस भौतिक दुनिया में, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह क्यों नहीं रह सकते? जी। अच्छा, इससे हट के अगर हम बात करें अब, क्योंकि बेशुमार फिल्मों में आपने काम किया है और लोग आपके काम को हमेशा सराहते रहे हैं, टीवी की दुनिया में आपने जब कदम रखा और टीवी की दुनिया में आपने काम करना शुरू किया, तब भी आपको लोगों ने वैसे ही प्यार दिया, कहीं उससे ज़्यादा प्यार दिया हो सकता है टीवी की दुनिया में, और आज तक आप कर रहे हैं माशाल्लाह काम। टीवी की दुनिया में कुछ ऐसे किरदार आपके रह गए जो वाकई यादगार किरदार हैं? और अभी मैं, हाँ, ये आपने टॉपिक जो छेड़ा, ये बिल्कुल मतलब ऐसे मोमेंट पे आपने ये टीवी का उठाया है। अगर मैं ये कहूँ कि टेलीविज़न जब 92 में जी आया, और उससे पहले हालांकि मैं वो बुनियाद 86 में कर चुका था, तो बुनियाद से पहले मैं यही सब फिल्में कर रहा था, छोटी रोल बड़ी फिल्में, बड़े रोल छोटी फिल्में, ये सब चल रहा था कि मतलब सिग्निफिकेंट रोल इन इनसिग्निफिकेंट फिल्म और इनसिग्निफिकेंट रोल इनसिग्निफिकेंट फिल्म, ये सब चल रहा था। जैसा मैंने बताया कि एक संतुष्टि नहीं हो रही थी एज एन एक्टर, और वो मायूसी और निराशा वाली बात जो मैंने आपको बताई जी, कि ऐसा भी लगता था कि कैसे। तो अगर मैं कहूँ कि टेलीविज़न हम जैसे एक्टर्स के लिए, कैरेक्टर एक्टर्स के लिए, वो डूबते को तिनके का सहारा बनकर आया तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। ये माध्यम जो आया, हालांकि इससे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में जब आया, मुझे याद है बुनियाद जब सीरियल, उससे पहले हम लोग अपनी जगह बना चुका था। हम लोग एक प्रोटोटाइप टाइप का था, और हम लोग से ये हो गया था कि हमारे देश में जो दर्शक हैं वो धारावाहिक को स्वीकार लेंगे, और सीरियल जो हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए एक नया माध्यम रहेगा टीवी का। ये बात हम लोग से साबित हो गई थी जी, उसकी पॉपुलैरिटी से, जिस तरह दर्शक हर हफ्ते उसका इंतज़ार करते थे टीवी पे, तो ये हम लोग ने साबित कर दिया था। तो वही लेखक श्याम मनोहर जोशी, उन्हीं की लेखनी, और लेकिन रमेश सिप्पी का प्रोडक्शन हाउस बुनियाद भी वही पीरियड ड्रामा, उस ज़माने का कल्चर, पार्टीशन, ये वो सब चलता रहा। तो अब चूँकि मैं रमेश सिप्पी के साथ काम कर चुका था, जैसे मैंने आपको बताया कि शान में कर चुका था, उसके हालांकि मैंने तो एक उसमें बहुत अच्छा रोल किया था मेरा, लेकिन वो पूरा रोल कट गया। उनकी जो दूसरी फिल्म थी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन वाली फिल्म, अपना क्या नाम, शक्ति जी, उसमें अभी आप देखेंगे मैं कहीं एक जगह ऐसे फ्रेम में दिखता हूँ, बस मेरा पूरा रोल ही कट गया था उसमें, जबकि उसमें बहुत अच्छा रोल था। एनीवे, वो भी उन किस्सों में से है कि भाई, हाँ जी। लेकिन ये था कि रमेश सिप्पी साहब के साथ मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आता था। एक ठहराव के साथ काम करना, बहुत सोच के काम करना, और इतने जेंटलमैन, पूरे फिल्म में माहौल से अलग आदमी है ना। फिल्म मतलब इतने बड़े प्रोड्यूसर होके भी ये नॉर्मल जो फिल्म के शो ऑफ लोग होते हैं उनसे थोड़े अलग थे, तो अच्छा लगता था उनसे। तो जब मुझे बुनियाद के लिए बुलाया गया तो मैंने कहा क्या रोल है क्या नहीं, क्या के, तो क्योंकि हम तो फ्लैशबैक, तो पहले कहानी शुरू हो गई थी, फिर फ्लैशबैक में बाप का आता है, तो उन्होंने कहा साहब पार्टीशन का टाइम है और ये है लाला गेंदामल का कैरेक्टर है और ये दो बेटे हैं और ये सब। तो मैंने सुना रोल, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा नहीं है बहुत बढ़िया रोल है, तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो उसके बाद
वो शुरू हुआ रोल, उस पर कैरेक्टर पे काम हुआ कि लुक ऐसा होना चाहिए, पेशावरी लुक उस ज़माने का, ये सब लोग बैठे बैठे कॉस्ट्यूम ड्रामा ये वो। अब क्या हुआ, हालांकि एक चीज़ मेरे साथ हमेशा हुई है, बल्कि एक अवार्ड फंक्शन में मैंने कहा भी है, मुझे बेस्ट वो उसका अवार्ड मिला था अपना, मतलब उसमें ग्रैंडफादर क्या उसमें था, सीनियर कुछ नाम था उस अवार्ड का। तो मैं उसमें मैंने कहा भी था, मैंने कहा मैं उन एक्टर्स में से हूँ जिसने बचपन से ही बूढ़ों के रोल करने शुरू कर दिए, जवानी तो देखी ही नहीं। तो बुनियाद में भी ऐसे हुआ, मैं कहा यार ये 2 बड़े बड़े बेटों का रोल, और यार ये इस वक्त तो थोड़े से यंगर कैरेक्टर मिलते तो अच्छा है, लेकिन मैं कहा नहीं यार करेंगे, ये इसकी कामयाबी जो है वो एक अलग छाप छोड़ेगी। और फिर मैंने उसमें काम किया सीरियल में, पंजाबी माहौल। मैं दिल्ली में पला बड़ा, पंजाबी दोस्त मेरे रहे, तो उनका थोड़ा जो लहजा वगैरह, पंजाबी एक्सेंट वो सब मुझे अच्छा आता था, मैं उसको जानता था, लेकिन वो कैरेक्टर में ढालना उसको मैंने किया नहीं था। तो मैंने कहा यार ये बुनियाद में मुझे मौका मिल रहा है इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करने का। और मैंने दिल्ली में सब पेशावर के, लाहौर के लोग देखे ही थे बचपन में, सब अपने आसपास रिफ्यूजी कैंप्स होते थे, ये था और ये। तो जब वो कैरेक्टर किया, वो कैरेक्टर इंस्टेंट हिट हुआ। बिल्कुल। और लोगों ने उस कैरेक्टर से इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई किया, उस ज़माने के जो लोग, और मतलब ऐसा हो गया वो दिलों में उतर गया लोगों के। और मुझे बम्बई में ये कहूँ कि हर बड़े किरदार से मुझे याद है, मुझे सबसे एप्रिसिएशन मिला उसके लिए, बुनियाद साहब आपने क्या रोल किया। और आलोकनाथ गिरजा वगैरह, उसमें अच्छे आर्टिस्ट तो थे ही साथ में जी। तो इतना बढ़िया हुआ, और इतना ठहराव के साथ शूटिंग होती थी, एक एक चीज़ पे काम करते हुए। श्याम मनोज राइटर भी रहते थे सेट पे, और हर डिटेलिंग पे ध्यान दिया जाता था। तो वो एक अलग ही आनंद था उसमें काम करने का। लेकिन क्या था कि मेरा तो फिर वो 22-23 एपिसोड के बाद फिर वो मेरा लाला गैदामल का कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है, मर जाते हैं, फिर कहानी आगे चली जाती है, लीप ले लेती। तो लेकिन उससे मुझे ये हो गया कि यार ये जो माध्यम आया है टेलीविज़न का, जो एक ऑल्टरनेटिव जिसे कह लीजिए, यहाँ ज़रूर एक बात बन सकती है। और इसमें जो चीज़, जिस तरह के किरदार मैं बड़े पर्दे में चाह रहा था, वो मुझे इस पर्दे में मिल सकते हैं, और वही हुआ। उसके बाद मैंने तब फिर प्राइवेट चैनल आ चुके थे 92 तक, तो मैंने एक कैंपस शो किया था फॉर जी टीवी। जी। फिर मैंने अमानत किया, वो सेम मेकर था जी वाला, अपना कैंपस वाला, बल्कि वो तो गुजर गए बेचारे, संजीव बहुत अच्छा डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे कहा भी, कहने लगे कि कैंपस में मैं उनके साथ बीच में जुड़ा था, तो उन्होंने मुझे इसका सब्जेक्ट सुनाया था, अमानत का उनके पास ये सब्जेक्ट था बेटियों वाला जी। तो कहने लगे मेरे पास एक सब्जेक्ट है और मैं कभी बनाऊंगा तो मैं चाहूँगा आपके साथ बनाना। तो मैंने कहा बताइएगा। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी ऐसी सेट पे शूटिंग के दौरान, और बाद में उन्होंने वो बनाया। और आज भी मेरे ख्याल से टेलीविज़न के इतिहास में, और स्पेशली जी टीवी जी, मैं वो शो इतनी बुलंदी तक पहुंचा कि मैं आपको बता नहीं सकता। 4.5-5 साल तक चला वो शो, और उस शो ने मुझे एक और, जिसे कहना चाहिए ना, एक नया आयाम दिया, एक नए मकाम तक मैं पहुंचा। जी। तो सीरियल्स में फिर एक के बाद एक मुझे सब अच्छे किरदार मिलते गए। तो ये मैं कहूँगा आज भी कि जो चीज़ सिनेमा में चाह रहा था, जिस तरह के कैरेक्टर्स में सिनेमा में चाह रहा था, वो मुझे सडनली उससे बेहतर कैरेक्टर मुझे सीरियल्स में मिलने लगे। तो हुआ ये कि मैंने थोड़ा सा सिनेमा को नेगलेक्ट भी कर दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं एज एन एक्टर यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ मुझे वो चीज़ मिल रही है जो मैं करना चाह रहा हूँ, और उसकी सराहना भी हो रही है, लोगों तक पहुँच भी रहा हूँ, मेरी टैलेंट लोगों तक पहुँच रही है, मेरी वैरायटी लोगों। एक कॉमेडी शो आया था उस ज़माने में, मैंने सोनी चैनल के लिए किया था, ये शादी नहीं हो सकती। उसमें वो सेठ, गोलचा सेठ का कैरेक्टर था, जिसमें वो पैसे लुटाता रहता है लेकिन आते रहते हैं वापस। वो आज भी मुझे कई जगह उसके दर्शक मिलते हैं, वो कहते हैं कि साहब वो तो हम भूलते नहीं उसको। जी, बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत पॉपुलर हुआ था। और मज़े की बात यह है कि एक तरफ अमानत और एक तरफ वो कॉमेडी कैरेक्टर, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर। बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर।
लेकिन अमानत ने अपनी जगह बनाई रखी और इसने अपनी जगह बनाई। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही मतलब इतना इंस्पायरिंग रहा ये जो तजुर्बा रहा। जैसे जैसे मुझे चैनल्स में अच्छे अच्छे रोल्स मिलने लगे, सीरियल्स में जी, अमानत हो गया, ये हो गया, ये शादी नहीं हो सकती। उसके बाद फिर मैंने एक और बहुत पॉपुलर शो किया था स्टार टीवी के लिए, हम 7-8 हैं जी, बहुत पॉपुलर हुआ जी। और मतलब उसके बाद तो सारे, ससुराल गेंदा फूल है, इन दिनों मेरा चल रहा है इशारों इशारों में जी, वो भी सोनी पे है। तो एक के बाद एक अच्छे शोज मिलते रहे। और जैसा कि टेलीविज़न के बाद अब एक नया माध्यम आया है वेब सीरीज, उसमें भी अच्छा कंटेंट बन रहा है। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि पिछले ये समझ लीजिए 7-8 साल में सिनेमा में अब नया कंटेंट आने लगा है, जहाँ हमारे जैसे एक्टर्स की रिक्वायरमेंट फिर से होने लगी है। वरना क्या होता है, वही स्टीरियोटाइप सिनेमा था, लेकिन अब सिनेमा बड़ा सीरियस हो गया है। अब सिनेमा वो हो गया है जहाँ अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स, यंग मेकर्स अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, और टिपिकल जो फॉर्मूला था हीरो हीरोइन विलन विलन वो सब ख़त्म हो गया। तो उसी का नतीजा है कि मुझे जब ये फिल्म मिली टॉयलेट एक प्रेम कथा जी, मुझे ऐसा लगा कि सिनेमा में मैं फिर से अपने आप को रिवाइव कर सकता हूँ ऐसे मजबूत कैरेक्टर्स से। तो अब देखता हूँ, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के लिए मेरी बात भी चल रही है, 2-3 जगह शायद मैं करूँगा। लेकिन टेलीविज़न में थोड़ा सा बंद जाने की वजह से क्या थोड़ा सा ये होता है कि जब आप टेलीविज़न का कमिटमेंट कर देते हैं टीवी शोज़ का, तो उस दौरान क्या होता है कि आप दूसरा कुछ नहीं ले पाते, क्योंकि वो डेली होता है जी, रूटीन नहीं ऐसा है। हाँ कि तो उस क्या होता है, उसमें आप बंधे होते हैं, हर महीने आपको उतनी डेट कमिट कर रखी होती है। तो उस दौरान अगर आपको कोई अच्छी फिल्म मिलती है वो आपको छोड़नी पड़ती है। जैसे मेरे साथ अभी हुआ, पिछले 2-3 महीनों में मुझे 2-3 बड़ी अच्छी फिल्में छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ इस शो से इशारों इशारों में। तो खैर ये जनवरी एंड या मिड फेब तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट सीरीज़ है और मैंने ली भी इसीलिए थी जी, कि ये एक डेफिनेट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप कि कुछ 1-2 अच्छी फिल्में हैं जो मुझे लगता है उसके बाद वो होंगी अच्छे, मतलब और अच्छे कैरेक्टर्स में लोग आपको देखेंगे। अभी ये अब सिनेमा में ये चीज़ हो गई है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स सिनेमा में करने को मुझे मिल सकते हैं। ऐसी मुझे इंट्यूशन भी हो रहा है और ऐसा लग भी रहा है जी। तो अब इतना वक्त आपने गुजार दिया है फिल्मों के लिए, टीवी के लिए, तो कैसा लगता है जब आपको लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं? बाहर आप निकलते होंगे तो पुराने सीरियल से लोग याद करते होंगे, आज भी नए कैरेक्टर्स को आपको याद करते हैं और नई पीढ़ी के लोग हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? क्या वही वालिद साहब की बातें याद आती हैं कभी, कि वो कहते थे कि बेटा कोई सिक्योर जॉब देख लो, हाँ, इसमें कुछ नहीं होने वाला? और मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि हमारे फादर 2001 में गुजरे, मतलब अब समझो 18 साल हो गए। तो अब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ साल अगर वो और रहते तो थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें मेरी और देख लेते वो। हालांकि यहीं गुजरे वो, जब आए थे वो 6 महीने मेरे पास रहते थे, 6 महीने दिल्ली रहते थे। उनका एक तो क्या फ्रेंड सर्कल सब दिल्ली में था, और यहाँ आते थे तो थोड़ा कुछ दिनों तक ठीक है हमसे मिलने आया, बाद में क्या थोड़ा लोनली फील करते थे, कहते यार वो दिल्ली में ही हमारा सर्कल अच्छा है और ये वहाँ लोग मिलने मिलाने आ जाते। तो ऐसा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोचता था कि भाई, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था उनके साथ जो हुआ, मतलब सडनली हमने भी, किसी ने भी नहीं सोचा, बस अभी हैं और अभी नहीं है, ऐसा हो गया। तो उनकी बातें याद ज़रूर आती हैं अभी अक्सर, जब भी मैं सोचता हूँ कि कहते हैं कि यार कैरियर कुछ टैलेंट की कदर है नहीं, ये नहीं है। लेकिन उनकी ये बात मुझे डेफिनेटली आज भी, ये बात तो सच है कि हमारे यहाँ जितनी टैलेंट की कदर होनी चाहिए, प्रतिभाओं की कदर होनी चाहिए, उतनी है नहीं। ऐसा कोई तरीका नहीं है। अभी कई बार मुझसे जब आज यंग लड़के पूछते हैं कि सर कोई तरीका बताइए, कैसे, हाउ टू गो अबाउट, कैसे करें सर, तो मैंने कहा भी हम क्या बताएं, आज भी इस चीज़ का जवाब नहीं है कि आप कहाँ से शुरू करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स को ये कह देता हूँ कि भाई देखिए, अपना वक्त बर्बाद मत करिए, आप कोई कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। और उनको मैं थिएटर का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ जी। मैं उनसे कहता हूँ खाली वक्त में इधर उधर गप्पे मारने से अच्छा थिएटर करो, थिएटर वर्कशॉप्स करते रहो, ताकि आप में जंग ना लगे।
पॉलिश करते रहो, पॉलिश होते रहो, रियाज होते रहो। क्योंकि क्या है, एक म्यूजिशियन, पेंटर, क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला कोई भी, वो अकेला बैठकर भी रियाज कर सकता है। एक संगीतकार अकेला बैठ के भी गा सकता है जी। लेकिन एक्टर का रियाज जो है, जब तक उसके सामने कोई रिएक्शन देने वाला नहीं, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन चाहिए एक्टर को जी। और लिसनर चाहिए। तो मैं अगर अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे सामने अगर एक कैरेक्टर जो सुन रहा है और रिएक्ट कर रहा है, तभी मेरा एज एन एक्टर मैं रियाज कर सकता हूँ। अकेला मैं आईने को देख के नहीं रियाज कर सकता। अकेला मैं मोनोलॉग पढ़ सकता हूँ जी, लेकिन दूसरे पात्र के साथ रिएक्ट करना, उसके लिए मुझे दूसरा पात्र चाहिए, और ये आपको थिएटर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और उसमें क्या होता है कि रोज़ 2-3-4 घंटे आपने थिएटर में रिहर्सल की, नए नए कैरेक्टर्स किए और नए नए लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, सभी तरह के। आज मैं जब यंगस्टर्स के साथ थिएटर करता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं, बड़ी मेहनत और सीरियसनेस से काम करते हैं। अभी मैंने लास्ट प्ले जो किया सुनील शानबाग का, पृथ्वी फेस्टिवल के लिए हमने लोगों ने लास्ट ईयर किया था, दीवार, उसमें काफ़ी यंगस्टर्स थे और वो सब इतने मेहनती, इतने सिंसियर, मतलब अगर 2 बजे की रिहर्सल है तो 2 बजे सब पहुंच जाते थे। समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी, ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है। ये डिसिप्लिन आप में ऑटोमेटिकली आता है जब आप एक अच्छे थिएटर ग्रुप के साथ, कुछ डिसिप्लिन्ड एक्टर्स के साथ काम करें, तो वक्त बर्बाद नहीं होता। हर लम्हा आपको कुछ सिखा के ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हम कहें कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, आज के दौर के एक्टर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि साहब कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ऑडिशंस होते हैं, आज ऑडिशंस, बिल्कुल, स्क्रीन टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है। आज इतने आपको मौके मिलते हैं अच्छा ऑडिशन देने का, अच्छा स्क्रीन टेस्ट देने का, जो हमारे टाइम में नहीं था। हमारे तो कुछ नहीं, बस अंधेरे में तीर चलाओ, बस लग गया तुक्का। जी। चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और पूरी ज़िंदगी अपनी एक खुली किताब की तरह सुधीर पांडे साहब ने हम सब के सामने रखी, और उम्मीद करते हैं कि आप इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि बहुत लंबा वक्त, अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी दी है इस इंडस्ट्री को, और कामयाबी भी मिली है। आज एक अलग मकाम बना चुके हैं, अपनी एक पहचान बना चुके हैं, और सिर्फ काम की बदौलत। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हमारी दुआ है कि आपको और ऐसी काम मिलता रहे, आप कामयाब हों, और हमारे व्यूवर्स को, सबको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। अब अगले शुमारे में किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।